हेलो दोस्तों, मैं धर्मपाल नियोन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं पोलिनोमियल के बारे में, यानी कि बहुपद के बारे में, जो एक अलजेब्रा का ही पार्ट है। यानी कि पोलिनोमियल बहुपद के बारे में जो एक अलजेब्रा का ही आगे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई बहुपद होता क्या है, पोलिनोमियल होता क्या है, जो एक सिंगल वेरिएबल में हो। अब ये जो वेरिएबल होता है ये क्या होता है, देखो भाई दो बातें आती हैं। एक तो आता है वेरिएबल जिसे हिंदी में कहते हैं चर, और दूसरा एक आता है कांस्टेंट जिसे हिंदी में कहते हैं अचर। जो चर राशियां होती है उसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड इस वे में। और जो कांस्टेंट होते हैं उससे न्यूमेरिकल वैल्यूज में, यानी कि जैसे 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं इनसे। जब कोई इक्वेशन हो या पोलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, तो उसमें कई जगह कांस्टेंट एबीसी के रूप में डिनोट कर देता है, लेकिन वहां मेंशन करता है, यानी कि वो अपने को लिख कर देता है कि भाई एबीसी कांस्टेंट है। क्लियर? तो जो भी वेरिएबल होगा, तो जो बहुपद है वो क्या होगा, जो एक सिंगल वेरिएबल में हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे x की घात 8 प्लस x की घात 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, एक ये बहुपद है। क्लियर? अब जो बहुपद की कंडीशन होती है वो क्या होती है, यानी कि कैसे पहचाना जाए कि सर ये बहुपद है या नहीं है। तो जो बहुपद की कंडीशंस होती है उनके बारे में देखते हैं। सर जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि नेक्स्ट आप लिखिए कंडीशंस ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद की कंडीशंस होंगी वो क्या क्या होंगी, यानी बहुपद को पहचानना हो कि बहुपद की जो शर्तें होंगी वो क्या क्या होंगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सर जो भी बहुपद है वो एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, यानी कि एक ही चर में होना चाहिए, उसमें एक ही चर राशि होनी चाहिए। चर राशि जैसे एक्स वाई ए बी सी डी है, तो जो भी इक्वेशन है चाहे वो ऐसे किसी भी तरीके से लिखी हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप बताओ इसमें जो चर राशि है वो सिर्फ एक x के रूप में ही है, तो जब सिंगल वेरिएबल होता है तो वो एक बहुपद होता है। अगर यहां दो वेरिएबल आ जाते, y भी आ जाता, तो वेरिएबल दो हो जाते x और y। जब दो वेरिएबल हो जाते तो फिर बहुपद नहीं होता। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात आइए कि सर जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर, यानी उसकी जो घात है वो एक नॉन, यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। जो उसकी पावर है, कोई भी चर राशि है, उसकी जो घात है, पावर है, वो घात जो है, पावर है, वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव इंटीजर यानी कि नेगेटिव पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव पूर्णांक है तो फिर इसका मतलब समझिए कि वो बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो एक चर राशि x है, अगर इसकी पावर कह दे सर -2। अब आप बताओ ये नेगेटिव पूर्णांक है? पूर्णांक तो समझते हो ना, पूर्णांक जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, यानी सारी वैल्यू जो मिलती है, पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो पूर्णांक नहीं होती है, वो परिमेय संख्याओं में आ जाती है, यानी कि रियल नंबर के अंदर बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब भी किसी भी कोई चर राशि है तो उसकी जो पावर है ना, वो पावर जो भी हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, या फिर 0 यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आ जाए कि सर पावर नेगेटिव इंटीजर है तो फिर वो क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तीसरी बात आइए। तीसरी बात यह है कि सर जो भी वेरिएबल होगा, यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो उसका गुणांक है, यानी कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, यानी कोई भी एक चर राशि उसका कोफिशिएंट हो, गुणांक हो, वो हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए, यानी वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। यानी जो भी एक चर राशि हो तो उसका जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मतलब समझते हो ना, उसका गुणांक है ना, जो उसके साथ बैठा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करिए, चर राशि है,
अब इसके साथ में गुणांक में जो इसके साथ बैठा है, मतलब इसके गुणा में बैठा है, वो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। तो जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में कितना बैठा है, तो आपको सर 3, ये वास्तविक है, बिल्कुल है, तो बहुपद होगा। अगर ऐसा हो जाए ये वास्तविक नहीं है, जैसे ऐसा आ जाता कि -3 का रूट और एक्स स्क्वायर, अब कोई कहे बताओ ये बहुपद है या नहीं, तो आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इस चर का, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये जो गुणाम्य है ना, ये क्या है, एक काल्पनिक है, इमेजिनरी है, जबकि होना क्या चाहिए, वास्तविक। काल्पनिक समझते हो? काल्पनिक का मतलब है एक तरह से भाई रूट में माइनस आना। अब जैसे -1 का रूट आ जाता है तो इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं आयोटा से, ठीक है, आयोटा से डिनोट करते हैं। आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, पहले पढ़े होंगे आपने कभी, तो आयोटा से डिनोट करते हैं। तो यहां जो भी कोफिशिएंट है ना, वो काल्पनिक नहीं, वास्तविक होना चाहिए, जब भी वो एक पॉलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि यहां तक क्लियर है? पहचान सकते हो कि ये बहुपद है या नहीं? अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और अब आपको यह पहचानना है कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं, बताना भाई। सबसे पहला एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब आपको बताना यह है कि बताओ ये एक बहुपद है या नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर बता देंगे, मैंने पूछा बताओ तो भाई, तो आप कहोगे सर यहां चर राशि 2 है, चर राशि यानी कि जो वेरिएबल है ना वो 2 है, एक तो x है और एक y है, और जब 2 वेरिएबल होते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए था। तो आप बताओ अगर इसमें 2 चर मिल गए तो ये बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ क्यों नहीं है? दूसरा एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3। अब आप बताओ क्या ये एक बहुपद है या नहीं? तो आप कहोगे सर ये बहुपद है, बताओ भाई है या नहीं? तो नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन देखो। कोई कहे सर सिंगल वेरिएबल, तो भाई वेरिएबल तो सिंगल एक एक्स ही तो है, बताओ और दूसरा कहां दिख गया आपको? एक ही तो है ना। अब बात करें सर जो वेरिएबल है उसकी पावर की, आप बताओ यहां एक्स का पावर 2 है, ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहां एक्स का रूट है और रूट का मतलब पावर 1/2 है। अब आप बताओ क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये तो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक तो नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए, कोई भी चर राशि हो ना, उस चर राशि की जो पावर है, जो घात है, यानी जो वेरिएबल है उसकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर 0, यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। तो और दूसरी बात, वो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है धनात्मक पूर्णांक या फिर 0 हो, लेकिन यहां ये पूर्णांक है क्या? आपको सर ये 1/2 तो पूर्णांक नहीं है, हाँ परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, रेशनल होता है ये। और ये होना क्या चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर कल ने ऐसा होता कि यहां पर पावर सिर्फ ऐसी होती x की पावर 1, बिल्कुल ये पूर्णांक है तो ये बहुपद होता, लेकिन अब यहां पावर x की करे तो 1/2 है, जो पूर्णांक नहीं है, जो इंटीजर नहीं है, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? तीसरा एक एग्जांपल और लेकर आऊं, बताना भाई इसका आंसर। आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x, चलो बताओ ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो आप में से कुछ लोगों का जवाब आएगा कि सर है, कुछ लोगों का नहीं आएगा कि नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग तो 1/x देखेंगे, बोले सर वेरिएबल है, पावर तो इसमें 1 है, दिख ही रही है सर, पावर 1 है। तो भाई आपको एक बात तो ये समझ लेनी है कि सिर्फ इसकी जनरल फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आप बताओ ये पावर तो 1 है, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जनरल फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो एक्स की पावर -1 होगी? बोलो हाँ या ना। यहां बट्टे में एक्स की पावर 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो क्या पावर -1 नहीं होगी क्या? और जैसे ही पावर -1 आ जाती है तो अब आपके माइंड में आएगा कि बोले सर ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पावर नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। जबकि अगर किसी चर की पावर की बात करें, उसकी घात की बात करें, तो वो एक नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो फिर वो कभी भी पूर्णांक, कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगी।
क्लियर? तो यहां बताओ x की पावर -1 है, नेगेटिव इंटीजर आ चुका है, ऋणात्मक पूर्णांक आ चुका है, इसलिए यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? पहचान जाओगे बहुपद है या नहीं? पहचान सकते हो या नहीं? क्लियर? चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं, अगर आप पहचान सकते हो तो इसको और पहचानना और बताना भाई, और पहचानना आना भी चाहिए, क्योंकि आपको जब ये पॉलिनोमियल पता रहेगा तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है एग्जाम में ऐसा ना पूछे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन से रिलेट होंगे ना वो एग्जाम में पूछेगा। देखो भैया, आप बताओ x² प्लस, यहां पर लिखा है -3 का रूट और x + 7। अब आप बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो आप देखते ही बता दोगे कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? देखो, पहली कंडीशन सर सिंगल वेरिएबल x ही है, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर या 0 यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, तो यहां देखो पावर 1 है, यहां 2 है, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है। तीसरी बात कि सर जो भी वेरिएबल उसका जो कोफिशिएंट है ना, जो मल्टीपल है, उसके जो गुणांक में बैठा है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि एक वास्तविक होना चाहिए। यहां बताओ -3 का रूट है, क्या ये रियल है? नहीं। क्या ये रियल है? क्या नहीं है, ये काल्पनिक है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? बोलो भाई बात समझ में आई क्या? मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, उसको और पहचानना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे x की घात 3 + 2x + 3, बताओ भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है या नहीं? अब आप देखते ही कहोगे क्या सर सिंगल वेरिएबल में है? बिल्कुल है, x में है। दूसरी बात कि सर पावर पॉजिटिव इंटीजर या 0 यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, तो क्या नेगेटिव इंटीजर है? नहीं है। कोफिशिएंट रियल है? बिल्कुल है, यहां 2 है और यहां इसका कोफिशिएंट 1 है, ये एक बहुपद है। बताओ भाई बात समझ में आएगी? किसी के माइंड में आ रहा बोले सर सब जगह आपने x ही लिखा है, अगर ऐसा हो जाए कि y² + 3y + 2, अब आप बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा कि सर हां पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब ये तो नहीं कहा ना कि वेरिएबल x ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। कल ने हो सकता है यहां a² + 3a + 2 हो जाता, यानी कि जो वेरिएबल है वो a आ जाता। कुछ भी तो हो सकता है ना, कुछ भी चेंज कर सकता है क्वेश्चन में। तो भाई वेरिएबल कुछ भी हो लेकिन एक ही होना चाहिए, इसकी तरह 2 नहीं होना चाहिए जैसे x और y। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो यहां एक ही वेरिएबल है, कौन? y। अगर ये y वेरिएबल एक है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है, रियल नंबर कोफिशिएंट है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ बातें और जानते हैं। देखो भी नेक्स्ट आप इसमें लिखिए, अब कंडीशन जान चुके हैं, पॉलिनोमियल पहचान सकते हैं कि सर है या नहीं है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री चाहिए अपने को तो कैसे निकालेंगे वो देखो भाई। पहले तो होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद की घात, सॉरी यहां पर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, हिंदी में कहते हैं इसे बहुपद की घात या फिर बहुपद की कोटि। ठीक है, कोटि या घात मतलब दोनों का एक ही हो जाएगा भाई, ध्यान देना यहां से कि सर डिग्री होती है ना, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जो घात होती है, वो होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, या फिर कहें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। कैसे? देखो कि सर कोई भी पॉलिनोमियल जो भी हो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट जो घात होगी, यानी कि जो अधिकतम घात है, अधिकतम पावर है, वो ही होगी उसकी डिग्री, उसकी कोटि। कि सर एक बहुपद जो भी है ना उसमें ये देखो कि मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है, जितनी पावर होना उतने ही क्या होगी, उसकी कोटि होगी, डिग्री होगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझो। आप बताइए एक बहुपद लिख दिया x की घात 7 + 3x² + 3x + 1, ये एक आपके पास बहुपद है, बोलो है या नहीं है? बहुपद है।
अगर बहुपद है तो अब आपको पूछा है कि इसकी डिग्री बताओ, हिंदी वाले ध्यान रखना, इसकी कोटि या घात बताओ भाई। तो आप कहोगे कि सर डिग्री का पूछा है, तो डिग्री तो मुझे पता है कि क्या होती है डिग्री, कि सर मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, यानी चर की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो आप बताओ चर राशि हां x है, तो x की हाईएस्ट पावर देखो भाई, x की हाईएस्ट पावर कितनी है। आप कहोगे सर यहां 7 है, यहां 2, यहां 1, मैक्सिमम चाहिए अपने को तो अधिकतम चाहिए, हाईएस्ट चाहिए ना। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 7, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 7। यानी जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी डिग्री है, उतनी ही उसकी डिग्री है। आप बताओ, एक एग्जांपल और लिख देता हूं, बताना भाई। x की पावर 9 प्लस x की घात 8 6 मान लेते हैं, प्लस x की घात 7 प्लस x की घात 2 प्लस 1। अब आप बताइए इसकी डिग्री कितनी है। तो अब आप इस बात को समझ चुके हो, तो इसको तो देखते ही बता दोगे कि सर जो डिग्री होती है वो होती है मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की अधिकतम पावर। अब आप बताइए वेरिएबल इसमें x था, अगर वेरिएबल x है तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है, आप कहोगे सर 9 है। तो मैक्सिमम पावर अगर 9 है तो जो इसकी डिग्री होगी, जो इसकी कोटि होगी, वो कितनी होगी, 9। बोलो हाँ या ना। यानी कि इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे सर ये जो बहुपद है ये कौन सा है, 9 कोटि का, या फिर कहे 9 डिग्री का एक बहुपद है, 9 घात का एक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद था, ये था 7 डिग्री का, यानी 7 घात का, या फिर कहे 7 कोटि का एक बहुपद है ये, जिसकी डिग्री 7 है, वो एक बहुपद है, वो एक पोलिनोमियल है ये। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है इतनी बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़े भाई। अब आपको ऐसा हो जाए कि कोई भी एक बहुपद दे देता है और उस बहुपद का वैल्यू आपसे पूछे कि भाई इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। तो बहुपद का मतलब एक तरह से कहें कि भाई किसी फंक्शन के बराबर अपने को लिख के दे देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, तो पहले तो आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए ना भैया, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि कोई भी एक बहुपद होता है, उस बहुपद का मान निकालना, यानी बहुपद का अगर मान पता करना हो कि सर उसकी वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू पता करना हो वो कैसे करें। जैसे एक बहुपद में यहां लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन के रूप में है, fx बराबर दे दिया आपको x की घात 3 प्लस 2x² प्लस x माइनस 4, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से दिया। आपको कहता है कि ये एक बहुपद है और इसका मान बताइए। अब आप कहो सर इसका वैल्यू कैसे बता दे, खुद ही बहुपद बैठा है तो बहुपद बताएं, यानी कि इसका जो मान बताएं ना, वो बताएं किस पर, पहले तो वो पॉइंट पता करो, और वो पॉइंट आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। अगर सिर्फ इतना ही पूछा है तो ध्यान रखना, मेरी कंडीशन क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, कि अगर इसका मान पूछा है तो कंडीशन क्वेश्चन में देगा कि इस पर मान बताओ, या फिर जो भी क्वेश्चन में आपको जैसे मान लो थोड़ा सा चेंज कर दे, जब आपको कंडीशन नहीं देता है, यानी कि वो वैल्यू नहीं देता है, तो फिर वहां फाइंड आउट करनी होती है। उसके लिए फिर अपन आगे बातें और जान लेंगे, ठीक है। देखो आपको कह रहा है सर इस बहुपद का मान बताओ, आपने पूछा सर किस पर बताएं, तो मैंने कहा भाई x बराबर 1 पर, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, ये है ऑन x बराबर 1। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू बताना है किस पर, x बराबर 1 पर। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये है सर x बराबर 1 पर वैल्यू बतानी है ना, तो x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1 रख दो। तो बताओ भाई x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको सर f1 पता करना है। चलो भाई x बराबर 1 पर पूछा है तो x की जगह 1 रख दे, चलो 1 रख देते हैं। तो बताओ यहां 1 की पावर 3 कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस 2, तो बताओ यहां 1 रख देंगे -4। बोलो भाई कितना आएगा, 2 और 2 4, 2 तो ये मिल जाएगा, 2 ये तो 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। बोलो हाँ, क्लियर है इतनी बात। अगर दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x बराबर 1 पर तो बता दिया आपने, x बराबर -1 पर भी बताओ, उस पर बता देंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि अपने को तो वैल्यू पूछा है ना, और सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई x बराबर -1 है। देखो भाई अगर किसी को ज्यादा डाउट होता है ना, तो आप क्या करो, देखो ये पता है x बराबर -1 पर पूछा है, तो ये जो x बराबर -1 उठा के इसमें रख दो, वही वैल्यू है।
उसमें उठा के इसमें रख दो, वही वैल्यू है। तो फिर आप बताओ, अगर x बराबर -1 पर पूछा है तो आप बताइए f -1 मिलेगा अपने को? बोलो हाँ या ना। तो जब f -1 की बात करें तो f -1 बताओ भाई कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहां x की जगह रख दो -1। क्लियर? चलो रख देते हैं। -1 रखे तो यहां बताओ -1 की पावर 3 करो, -1 ही होगा। -1 का स्क्वायर +1 इंटू 2 करोगे तो भाई प्लस का 2। बोलो हाँ या ना। यहां -1 रख दिया, ये लो -1 और माइनस का 4, तो बोलो वैल्यू कितने आएगी? तो -1 और -1 माइनस का 2, क्या +2 से खत्म? बच क्या गया? -4। तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी -4। अच्छा, कोई कहे सर ये जीरो या नेगेटिव होगी क्या, पॉजिटिव नहीं होगी? तो भाई वो तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, और दूसरी बात डिपेंड करता है कि वैल्यू पूछा किस पर है। बोल लो भाई इतनी बात में किसको दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? यानी कि इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू पता करनी हो तो कर सकते हो या नहीं? क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं, आगे पढ़िए भाई क्या कह रहा है आगे। अपन नेक्स्ट जो बात जान रहे हैं वो अब जान रहे हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स, यानी जो बहुपद है उसके प्रकार कितने होंगे। अपन अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी कि जो बहुपद हैं उसके प्रकार कितने होंगे, यानी कि जो बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार, ये पता करना है। ये भी भाई दो तरीके से पढ़े जाएंगे। दो तरीके से कैसे पढ़े जाएंगे? दो तरीके से यानी कि जो बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो उस पे डिपेंड करेगा कि सर उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब पावर, और एक उस पे डिपेंड करेगा सर उसके टर्म्स कितने हैं। टर्म्स मतलब पदों की संख्या, यानी पद कितने हैं। अच्छा, पद तो समझते हो ना, जैसे x² + 2x + 3 है, ठीक है, ये एक बहुपद है। अब आप बताओ इसमें कितने पद है? आप कहो सर एक पद ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने पद हो गए? 3। जैसे x की घात 2 + 3 है, अब बताओ इसमें कितने पद हैं? 1 और 2। तो यही टर्म्स होती है कि भाई जितने पद हैं, जितने टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो समझ गए होंगे, टर्म्स होती है कि भाई कितने टर्म्स है वो काउंट कर लेंगे, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल के जो टाइप है वो दो बातों पे डिपेंड करेंगे। एक तो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कोटि है, कोटि के अनुसार कितने टाइप के होते हैं। एक तो बात डिपेंड करेगी कोटि के अनुसार, और दूसरी जो बात है वो डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी कि जो पद हैं पदों की संख्या जो होगी पदों के अनुसार, यानी जो अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी कि जितनी टर्म्स होंगी उसके अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई इतनी? तो पहले तो अपन इसके बारे में जानेंगे और फिर उसके बारे में। इनमें जब भी अपन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े तो एक एग्जांपल जब मैं बताऊंगा तो आप उस एग्जांपल को थोड़ा अच्छे समझा करो, क्योंकि एग्जांपल से ही उसकी असली कहानी आपके माइंड में भरी जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, कि भाई जो इसकी असली कहानी होती है ना वो एग्जांपल से ही आपके माइंड में जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के टाइप, किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग। यानी कि अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी कि बात कर रहे हैं अपन डिग्री के अनुसार, यानी कि उसकी कोटि के अनुसार, ठीक है, कोटि के अनुसार बहुपद के प्रकार, कोटि के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी कोटि की बात करें, डिग्री की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कितने प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए नियतांक बहुपद। सबसे पहला हेडिंग इसमें डाल लीजिए नियतांक बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हालांकि मैं इसकी डेफिनेशन बता दूंगा, सब कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन वही बात है कि सर अपने को ज्यादा जो कंसंट्रेट है वो क्वेश्चंस पे करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछता है। ये तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या है, उसको लिखो, वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन उसमें से क्वेश्चन निकाल लेता है बीच में से। परिभाषा पूरी तो नहीं पूछता कि एक लाइन के लिख दो, नहीं, लेकिन उस परिभाषा में से, उसके डेफिनेशन में से क्वेश्चन निकाल लेता है। तो जब आप ये समझ जाते हो कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, तो परिभाषा तो अपने आप ही बैठ जाएगी आपके माइंड में
क्यों? क्योंकि वो पोलिनोमियल होता क्या कांस्टेंट, वही तो पता करना है और वही तो डेफिनेशन तक लिख के जाता है। तो देखो भाई, कांस्टेंट पोलिनोमियल में एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल के तौर पे जैसे 7, जैसे 8, जैसे 2, जैसे 5, ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है, नियतांक बहुपद है। कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1, 2, 3 जो भी है वो कांस्टेंट है। अब समझो बात को, डेफिनेशन तक मैं लिख के जा रहा हूं। आप बताइए, आपको सर अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें कोई ना कोई चरपद भी तो रहा होगा, सिंगल वेरिएबल जिसको कह रहे थे अपन बार बार। तो मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है 7 क्या इसके गुणा में 1 मान ले, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो आप बताओ 7 और गुणा में जो 1 है, क्या उसको x की घात 0 लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप बता दो भाई। तो आप कहो सर अगर किसी की पावर 0 कर रहे हो तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है हमेशा। तो अपन ने यहां से क्या किया कि सर जो ये x कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पावर जो है वो 0 रख दी। बोलो रख सकते हैं या नहीं? रख सकते हैं। ऐसे ये 2 था तो 2 के साथ भी x की पावर 0 रख दिया। बोलो भाई रख सकते हो कि नहीं? ऐसे ही 8 है, क्या इसके साथ भी पावर 0 रख सकते हैं? और ऐसे ही 5 के साथ भी पावर 0 रख सकते हैं। बोलो रख सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर कोई किसी के माइंड में ये आ जाए, बोले सर पावर ये 5 है ना, इसके साथ में मैं x की पावर 2 रख दूं, तो अब आप बताओ क्या इसमें फर्क है या नहीं? तो आपको सर बहुत ज्यादा फर्क है। हर कोई आदमी देख के बता दे बोल फर्क है। क्यों है? क्योंकि यहां x का पावर 2 है, उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, वो x पे डिपेंड करेगी। लेकिन यहां 5 है तो इसका मतलब इस x की पावर 0 को अगर 1 कर देंगे तो ये 5 ही मिलेगा। तो आप ये तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं लिख सकते। और अगर ऐसा नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, तो फिर आप अब इतना बता दो कि इनकी डिग्री क्या है सभी की। तो आपको सर डिग्री तो होता है जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। अगर ये एक बहुपद है, अगर ये एक बहुपद है तो बताओ इसकी डिग्री कितनी है? तो आपको सर चर राशि x है तो x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 0 ही है। क्या 0 से ज्यादा और आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि 0 से ज्यादा आएगी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या आप कह सकते हो सर इसकी डिग्री तो 0 है? क्या इसकी डिग्री भी 0 है? क्या इसकी डिग्री भी 0? इसकी डिग्री भी 0। अब चाहे कोई सा भी बहुपद उठा लो, आप लिख लो, नो लिख लो, इसके साथ भी x की घात 0 लिख सकते हैं तो उसकी भी डिग्री 0 होगी। तो फिर नियतांक बहुपद क्या होगा? तो अब आप कह दोगे सर नियतांक बहुपद, सर कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री 0 हो। ये इसकी डेफिनेशन बन गई। क्या? कि सर जिसकी डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री 0 हो यानी कि जिसकी कोटि 0 होती है उसको कहते हैं नियतांक बहुपद, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री 0 हो। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ यहां तक कि सर अगर किसी भी बहुपद की डिग्री 0 होती है यानी उसकी कोटि 0 हो जाती है तो वो एक नियतांक बहुपद कहलाता है। अब अगर आपसे इतना सा पूछ लेता है कि नियतांक बहुपद की डिग्री बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? तो अब आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अपने को पता चल चुका है सर नियतांक बहुपद होता है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। बाकी आप इसको ना रट करके आप इन बातों को ध्यान में रखो, उस बात को डायरेक्ट ना रट के इन बातों को ध्यान रखो, क्योंकि फिर सारी बातों का जो डिफरेंस होता है ना वो सारा का सारा माइंड में सेट हो जाता है। बोल लो भाई इतनी बात समझ में आई? क्या क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर यहां तक क्लियर है तो किसी के माइंड में एक बात जरूर आई होगी कि सर आपने बताया 2 के बारे में, 3 के बारे में बता दिया, 5 के बारे में, 8 के बारे में, 9, 11, 15 कुछ भी हो उसके बारे में बता दिया। अगर ऐसा हो कि ये 0 आ जाए, अब करते क्या करते? क्या नियतांक बहुपद होता है? तो मैं कहूंगा चेक करो आपको सर चेक कैसे करें? तो फिर किसी के माइंड में आया बोले सर इसको x की घात 0 लिख दे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने कहा लिख सकते हो, बताओ नहीं लिख सकते क्या आप? मैं 2 एग्जांपल से समझाता हूं ये बात। एक तो 0 को ले रहा हूं, एक 2 को ले रहा हूं। अब इसके साथ में भी तो x की घात 0 लिख सकते हो, क्योंकि x की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 गुणा 1 2। यहां x की घात 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 0 0 मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? अब किसी ने कहा सर अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर यहां तो यह भी तो पॉसिबल है कि x की घात 8 लिख दो इसको। तो क्यों? क्योंकि x की घात 8 को 0 से गुणा करोगे तो क्या 0 आएगा या नहीं? आपको सर आएगा। लेकिन क्या आप यहां 2 के साथ x की घात 8 रखोगे तो क्या ये 2 आएगा? आपको सर नहीं आएगा। ये तो
यानी x की घात 8 यहां तो नहीं रख रहे थे, लेकिन यहां तो रख सकते हैं। मैंने कहा बात तो ये भी सही है। फिर किसी के माइंड में आया जब यही बात सही है तो फिर तो आगे x की घात 18 रख लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि फिर भी 0 ही बनने वाला है। 0 को x की घात 25 से गुणा कर लो, फिर भी 0 ही बनने वाला है। लेकिन यहां तो नहीं रख सकते, तो यहां तो एक फिक्स ही है कि बस पावर 0 ही रख सकते हो। तो जब पावर 0 ही रख सकते थे तो वो तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसमें कंडीशन पढ़ चुके हैं। लेकिन जब 0 की बात करें तो 0 में तो इसकी घात जो है, इसकी जो कोटि है वो कुछ भी रख लो, 0, 8, 18, 25, यहां तो कोई फिक्स नहीं है। तो फिर ये जो 0 होगा इसे नियतांक बहुपद नहीं, इसको कहते हैं शून्य कोटि वाला बहुपद। इसे कहते हैं शून्य कोटि वाला, यानी 0 डिग्री वाला बहुपद। 0 पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, शून्य बहुपद भी कह सकते हैं, यानी 0 डिग्री वाला पोलिनोमियल। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ? इतनी बात है। अगर कोई कह दे बताओ 0 क्या है, तो आप 0 के लिए क्या कहोगे? सर शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद का मतलब 0 पोलिनोमियल है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 0 की। बात समझ में आई है क्यों कह रहा हूं कि शून्य बहुपद है? अच्छा कोई कहे सर इसकी कोटि बताओ, बता सकते हो आप? तो आप कहोगे सर जो इसकी डिग्री है, वो जो इसकी डिग्री है वो डिग्री कोई फिक्स नहीं है। डिग्री फिक्स नहीं है यानी कि इसकी कोटि है वो शून्य, जरूरी नहीं है कि शून्य ही हो, जरूरी नहीं है इसकी कोटि शून्य ही हो। देखो इसकी कोटि यहां 0 भी पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, 18 भी पॉसिबल है, 25 भी है, 1000 भी है, लाख भी है, कुछ भी रख लो। तो इसको कहेंगे अपन, मैं यहां पर पूरा अच्छे से लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं हो। जब 0 की बात करता है तो 0 को कहते हैं शून्य बहुपद। आप इसको एक अलग लाइन में लिख लेना भाई, है ना। इसको कहते हैं शून्य बहुपद, यानी कि 0 पोलिनोमियल। इसको कहते हैं 0 पोलिनोमियल, ठीक है भाई। और जब इसकी डिग्री की बात करी जाए, जब इसकी कोटि की बात करी जाए, तो कोटि के लिए कहेंगे कांट बी डिटरमाइन, यानी कि कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कोटि 0, 1, 2 मतलब जितनी मानो ना उतनी पॉसिबल है, और मर्जी आई जितनी मानो भाई, क्योंकि 0 को x की पावर किसी से भी गुणा करो 0 ही मिलने वाला है। तो जो 0 बहुपद होता है, जो शून्य बहुपद होता है, उसकी जो डिग्री होती है वो कभी भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इसकी कांट बी डिटरमाइन कहेंगे कि ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई वैल्यू पॉसिबल है। बोल लो भाई नियतांक बहुपद और 0 बहुपद में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? पहचान जाओगे। नियतांक बहुपद में जो डिग्री होती है वो फिक्स है, 0 ही होगी, लेकिन जो शून्य बहुपद है उसमें डिग्री फिक्स नहीं है। क्लियर है? जब आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रखना हो, अगर आप चाहते हो सर दोनों बातों को माइंड में रखें, तो सिर्फ ये 2 बातें एग्जाम्पल की ध्यान रखो, ये वाला, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही तो आप उस बात को लेके जा रहा है। एग्जाम्पल से तो ये बात समझ में आएगी सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये तो सारा पॉसिबल है। इधर सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि तो हमेशा एक ही पॉसिबल रहेगा, यहां पर हर कोई पॉसिबल है। ये दोनों ही तो बातें यहां से ये लाइन लिखी है। बोल लो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? तो भाई टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के अंदर ये पहली बात थी, एक तो रैखिक और दूसरा रैखिक नहीं, एक तो नियतांक बहुपद और दूसरा शून्य। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसका टाइप है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। अच्छा, ये 0 बहुपद और नियतांक बहुपद था, उसमें से कभी कभार ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें से निकाल ले, ठीक है। बाकी हालांकि इनसे जो पोलिनोमियल का पार्ट है, इसमें से पोलिनोमियल से कम क्वेश्चंस बन करके ज्यादातर क्वेश्चंस लेके जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पे, ठीक है। तो वहां से अपन अच्छे से पढ़ेंगे उन बातों को, लेकिन आप इतना मानिए कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचोगे, उससे पहले काफी सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपने को कहीं ना कहीं याद रहे या फिर ध्यान रहे, तो आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी अपन इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें सारी ध्यान हो, एग्जाम में आए चाहे ना आए। मैं सिर्फ अब तक के डेटा के आधार पर बता रहा हूं, अब आगे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आगे नहीं पूछेगा। हो सकता है आगे इसी में से पूछ ले, क्वाड्रेटिक में से ना पूछे, वो तो आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, वो तो एग्जाम वाले के ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा। वहां से हो सकता है कि अभी तक जैसे मेंस में भी क्वाड्रेटिक के ऊपर जो क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उसके ऊपर क्वेश्चन अभी मेंस में पूछे हैं। 2017 वाले मेंस 18 में हुआ था, उसमें पूछा है, 19 में पूछा है, लेकिन ये कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आगे इसमें से पूछेगी।
हो सकता है इसमें से पूछ भी ले और अच्छा क्वेश्चन बना दे जो पहले बनाया था, या फिर ये भी तो हो सकता है कि इसके अलावा पॉलिनोमियल बना ले। छोटा सा कोई क्वेश्चन प्री वगैरह में दे दे, सिर्फ इतना ही दे दे कि बताओ नियतांक बहुपद की घात कितनी होती है, नियतांक बहुपद की डिग्री कितनी होती है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, तो आप कह दो सर 0। बोल लो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट। आप देखो रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद होता है एक डिग्री जिसकी हो, जिस बहुपद की डिग्री एक हो, जिस पॉलिनोमियल की, जिस बहुपद की डिग्री यानी कि जो कोटि है वो एक हो। अच्छा कोटि क्या होती है, तो आप कहो सर डिग्री जो होती है वो उसकी मैक्सिमम पावर होती है बहुपद की। तो एक ऐसा बहुपद है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद कहलाता है। पहचान जाओगे क्या कहलाता है रैखिक बहुपद, कौन होता है, जिसकी कोटि एक होती है, जिसकी डिग्री होती है एक। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं x + 2। अब आप बताओ इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम एक ही है, बोलो है कि नहीं है। तो ये क्या है, एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। तो इनमें तो दिक्कत नहीं होगी, तो पहचान जाओगे कि सर लीनियर का मतलब घात एक होनी चाहिए। जैसे y + 3, घात कितनी है, मैक्सिमम एक ही है, तो ये क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात पे आ जाओ। नेक्स्ट जो भी पार्ट है, जो भी अगला चल रहा है वो लिखते रहना। लीनियर के बाद में अगला टाइप बात कर रहे हैं ना, अगला टाइप लीनियर के बाद में अगला टाइप की हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अब आप बताओ द्विघातीय बहुपद, अब तो आगे और भी आसान हो गया समझना, क्यों, क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है कि सर द्विघातीय का मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, और जब किसी बहुपद की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर उसकी डिग्री होगी 2, यानी जो उसकी कोटि है वो कितनी होगी, 2। तो आप कहोगे सर जो द्विघातीय बहुपद क्या होता है, तो आप कहोगे सर द्विघातीय बहुपद होता है 2 कोटि वाला बहुपद, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाता है द्विघातीय बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं, एग्जांपल के तौर पे है x² + 3। बताओ भाई ये एक बहुपद है, आपको सर है। अब आप बताइए इस बहुपद की जो डिग्री है, जो इसकी कोटि है, यानी कि मैक्सिमम पावर वो कितनी है, 2। और किसी की अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, पहचान जाओगे। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, x² + 2x + 3। ये भी क्या है, बोलो x की मैक्सिमम पावर यहां 1 है, यहां 2 पावर है। अपने को तो हाईएस्ट पावर देखनी है क्योंकि डिग्री तो वही होता है। तो बताओ x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। और अगर डिग्री 2 है तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट टाइप पे चलो, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, उम्मीद करता हूं कि तो अब आप खुद ही बता दोगे त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। तो शायद अब आप इस बात को समझ चुके हैं, तो अब आप खुद भी बता सकते हैं। बोलो भाई त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, तो अब आप कहोगे सर त्रिघातीय यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 हो, कि मैक्सिमम पावर 3 हो, वो त्रिघातीय बहुपद होगा। यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो, तो आपको सर जिसकी डिग्री जो है, डिग्री हो वो कितनी हो, 3 हो, यानी जो कोटि है वो 3 हो, तो भाई वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे तो बताओ जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए ना, तो बहुपद आप समझ चुके हो, पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, बस मैक्सिमम पावर 3 है तो कोटि 3 होगी, कोटि 3 है तो त्रिघातीय बहुपद होगा, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x³ + x² + 2। बताओ भाई इसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है, आप कहोगे सर मैक्सिमम पावर 3 है। बोलो हाँ यार। अगर मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, अगर मैक्सिमम पावर इसकी 3 है यानी कि इसकी अधिकतम पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी, और अगर डिग्री 3 होगी तो ये कौन सा होगा, त्रिघातीय। और एग्जांपल लिख देता हूं,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो ये हो रहा है भाई। तो बताओ ये भी कौन सी इक्वेशन है, ये भी एक त्रिघातीय बहुपद ही है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आओ अगला पार्ट लिखो, अगला जो भी टाइप है, अगला है इसमें बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्घातीय, यानी कि चार घातीय भी कहते हैं इसको ना, चार घातीय बहुपद। अब समझ गए होंगे आप, इसका भी उम्मीद करता हूं कि आप खुद ही बता दोगे। क्या कहोगे सर, चार घातीय बहुपद क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। जिसकी डिग्री 4 हो वो चार घातीय बहुपद कहलाता है। डिग्री का मतलब कोटि जिसकी 4 हो तो वो कहलाता है चार घातीय बहुपद। बोलो हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें लिख देता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो भाई एग्जाम्पल के तौर पे x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, बताओ मैक्सिमम पावर 4। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री कितनी होगी, आपको सर 4 होगी। और जब डिग्री 4 होगी तो भाई वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, चार घातीय बहुपद। बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहां तक। और एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल अब तो काफी सारे लिख लेंगे ना, क्योंकि पता तो चल ही गया ना सर चार घातीय बहुपद क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 4 मिले। जैसे x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 1 प्लस ये मान लो 2, ये भी क्या है, चार घातीय बहुपद। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। अब इन्हीं में से जो अभी तक पढ़ चुके, अच्छा अब आगे तो बता सकते हो ना, 5 घातीय 6 घातीय वो तो चल सकता है, आगे कर सकते हो उनको, लेकिन अपने को वहां तक जाना नहीं, अपने को त्रिघातीय तक मेन होता है भाई। कभी कभी इसमें पूछ ले तो इतने तो अपन जानेंगे यहां तक तो ठीक है, बाकी आगे पूछ ले तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे भी बता सकते हैं। अब खुद बता दो 5 घातीय वाले में डिग्री 5 हो जाती, बोलो होती कि नहीं होती। तो वही बात है, आगे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो सिक्वेंस ही बनती चली जाती है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इन्हीं की जो अभी टाइप पढ़े हैं, जिसमें पहला था नियतांक बहुपद। मैं बहुपद नहीं लिख रहा, सिर्फ सीधा सीधा लिख रहा हूं ना, नियतांक बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक तो था कांस्टेंट पोलिनोमियल भाई, दूसरा क्या था, तो आपको सर दूसरा था रैखिक बहुपद। बोलो था कि नहीं, रैखिक का मतलब लीनियर पोलिनोमियल था, बोलो भाई था कि नहीं। तीसरा था कौन सा, जो क्वाड्रेटिक था यानी कि द्विघातीय था। इसको एक घातीय भी कह सकते हो रैखिक को ना, क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है। तो द्विघातीय बहुपद जो होता है, द्विघातीय बहुपद जो होता है, द्विघातीय बहुपद को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और भाई तीसरा है जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी त्रिघातीय पोलिनोमियल। तीसरा है वो है त्रिघातीय पोलिनोमियल। अब आप कहो सर इनको सबको लिख क्यों रहे हो, तो इसकी जो काम की बात है ना वो तो अब है। अब तक तो आप समझ गए सर, लीनियर का मतलब घात 1 होती है, क्वाड्रेटिक का मतलब घात 2 होती है, क्यूबिक का मतलब घात 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब घात 4 होती है। ये तो बात आप सारी समझ चुके हो। लेकिन जब अपन बहुपद में काम लेने वाले हैं, उनमें कैसे काम लेंगे, उसके लिए जो मेन बात है वो यहां से समझ रहे हैं। यानी कि यहां से अपन बात कर रहे हैं इनकी जनरल फॉर्म की, यानी इनकी सामान्य समीकरण या फिर सामान्य बहुपद के रूप में लिखे तो वो कैसे लिखे, यानी इन सबकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इन सबकी जनरल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में, क्योंकि ये बात काफी आगे भी काम आएगी। क्योंकि कोई बहुपद ऐसा होता है जो जनरल फॉर्म में नहीं लिखा होता, उसको उस रूप में लिखना पड़ता है अपने को। देखो भाई थोड़ा समझना बातों को, यहां से हालांकि क्वेश्चन तो नहीं बनेगा इन बातों को जो मैं लिखवा रहा हूं अभी, यहां से बहुत रेयर चांस ऐसा बन सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन इतना श्योर है कि जब आगे कोई क्वेश्चन में या फिर कोई भी इक्वेशन की बात करेंगे, कोई पोलिनोमियल की बात करेंगे, तो उसको आपको इस फॉर्म में जमाना पड़ सकता है, ठीक है। देखो भाई यहां पर कोई नियतांक बहुपद है, जैसे ए बी सी डी इस तरीके से। दूसरा है लीनियर, लीनियर का मतलब है जिसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी हो, 1। तो आगे बताओ प्लस में b मान लिया। थोड़ा गौर करना भाई, अभी मैं 2-3 लिख रहा हूं, फिर आपको सारी कहानी समझ में जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। फिर उसके बाद आता है क्यूबिक में, क्यूबिक की जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
और भाई बाई क्वाड्रेटिक होती है जब चार घातीय पोलिनोमियल होता है तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है ax4 bx³ cx² प्लस dx प्लस e। जहां जो बात सुनना, जहां ए बी सी डी ई कॉन्स्टेंट है, यहां लिख देता हूं मैं, सभी के लिए लिख रहा हूं यहां कि हेयर ए बी सी डी एंड ई आर ए कॉन्स्टेंट, यानी कि ए बी सी जो है डी ई है वो सारे क्या हैं, अचर हैं। अचर का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ये सारे क्या है, अचर। अचर का मतलब कांस्टेंट है। तो देखो क्या था इसकी कहानी कि सर कोई भी बहुपद होता है ना तो उसकी पावर सबसे पहले तो आती है मैक्सिमम पावर। यहां कांस्टेंट था, कांस्टेंट रख दिया, इसमें तो x की घात 0 ही आ सकती है कि कोटि 0 होती है। इसमें x की घात अधिकतम 1 है तो वो टर्म पहले आएगा। इसमें x की घात अधिकतम 2 है तो वो टर्म पहले, फिर x की घात 1 और लास्ट में आता है x की घात 0। आपने कभी पढ़ा हो द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय में सारी कहानी होती है। ये एक्सटेंड करने की जब फॉर्मूला बनाते हो ना a प्लस बी की घात 5 है तो उसको भी कैसे फॉर्मूला बनाते हो, वो सारी की सारी कहानी उसमें होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं अपन यहां ना। यहां देखो मैक्सिमम पावर 3, फिर 2, फिर 1। यहां मैक्सिमम पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और फिर लास्ट 0, यानी कि लास्ट में अचर पद आता है। क्यों आता है अचर, क्योंकि लास्ट में पावर 0 करोगे तो x की पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 को c से गुणा करोगे c आएगा। तो फिर ये लास्ट जो टर्म है वो क्या है, एक अचर। तो जब भी किसी की भी जनरल फॉर्म लिखनी हो ना तो सबसे पहले तो आप सबसे बड़ी घात वाला टर्म लिखो, फिर उससे जस्ट छोटी वाली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में जो अचर है ना वो। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है सभी इक्वेशंस की। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, याद रह जाएगी बातें सारी। अभी हालांकि ये तो सारी की सारी नॉर्मल सी बात है क्योंकि अपन क्वेश्चन में भी यूज लेंगे। तो अगर जब अपन इनके रूट्स जानेंगे कोई इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक के, तो उसके रूट्स में तो ये इक्वेशन क्या पता कितनी बार लिखी जाएगी, बहुत सारी बार इक्वेशन लिखी जाएगी तो वैसे याद हो जाएगी। लेकिन आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि सर कोई भी बहुपद या इक्वेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला टर्म आएगा, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है। अब तुम कभी रटने बैठ जाओ, बोले सर ax² इसको रट रहे हैं, बोले क्या पता ये पूछ ले, तो ये नहीं पूछेगा ये चतुर्घाती की बताइए इसकी इक्वेशन क्या हुई, तो ऐसा नहीं पूछेगा। लेकिन अपने काम की होगी ना, इसलिए अपन जानेंगे इसको। बोलो भाई यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। ये सिर्फ जनरल फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आपको ये नहीं कह रहा कि इनको रट कर लाना, याद करके लाना। बस आप तो इतना समझिए कि सर कोई भी बहुपद की सबसे पहला टर्म जो आता है उसकी मैक्सिमम पावर होती है, उसके बाद उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। कल न हो सकता है कि इस वाली पावर का टर्म ही गायब हो, कोई बात नहीं। अगर गायब है तो क्या हो गया, गायब है तो बाकी जो टर्म है उनको उस सीक्वेंस में लिख देंगे। बोल लो भाई बात समझ में आई कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। ये था भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसके अकॉर्डिंग, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी उसकी कोटि या फिर घात के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है इसी में दूसरा क्या कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब किसी के माइंड में आ रहा बोल सर अभी भी तो यही पढ़ रहे थे, तो भाई अभी तक तो ये पॉलिनोमियल के टाइप तो पढ़ रहे थे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे अभी तक, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। और अब किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आप कहोगे सर अब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी उसके अंदर जो पद हैं उसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, उसके पदों के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अंदर जो पद हैं उस पदों के अनुसार जो टाइप्स होंगे उनके बारे में, यानी पदों के अनुसार बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में। भाई किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, टर्म्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। देखो भाई सबसे पहला इसमें हेडिंग डाल लीजिए कि मोनोमियल बहुपद। मोनोमियल बहुपद यानी एक पदीय बहुपद, मोनोमियल बहुपद यानी मोनोमियल पोलिनोमियल, यानी कि अपन कहें इसको हिंदी में एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद नाम से ही पता चल जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि टर्म्स देखनी है, इसमें तो कोई स्पेशली वो भी नहीं है। हाँ जब पहले वाली बात करें डिग्री वाली बात, वो तो अपने बहुत सारे काम की है, लेकिन ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है। तो भाई एक पदीय बहुपद है तो क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म हो। एक पदीय बहुपद का मतलब क्या होगा, तो आपको सर एक पदीय बहुपद का मतलब तो है कि जिसमें कितने टर्म हो, एक ही टर्म हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x या फिर y या फिर 2, 3, 5, ये सारे क्या है, एक पदीय बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। क्लियर है यहां तक।
दूसरा हेडिंग डाल लीजिए भाई। दूसरा बताइए क्या होता है, बाइनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। बताओ बाइनोमियल यानी कितने पद होंगे इसमें, तो आपको सर बाइनोमियल में कितने पद होंगे, द्विपदीय बहुपद कहेंगे हिंदी में। तो बताओ द्विपदीय बहुपद में कितने पद होंगे, तो आपको सर इसमें 2 पद होंगे। कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दूं। बताओ भाई कितने टर्म है इसमें, 1 और 2 टर्म है। तो जिसमें 2 टर्म होती हैं, जिसमें पदों की संख्या 2 होती है, मैं यहां लिख देता हूं जिसमें पद कितने हो, यहां तो 1 पद हो, यानी जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है वो 1 हो। यहां इसमें बताइए बाइनोमियल होगा, जो द्विपदीय होगा उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो आपको सर जो बाइनोमियल होगा उसमें पदों की संख्या, यानी इसमें जो पदों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आपको सर 2। बोल लो भाई बात समझ में आएगी। वैसे ये सारी कहानी आपको डायरेक्टली याद रहने वाली है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पदीय बहुपद का मतलब 1 पद होता है, द्विपदीय बहुपद का मतलब कितने पद आ जाएंगे, उसमें कितने हो जाएंगे, 2 टर्म हो जाएंगे। तीसरा बताइए भाई, तीसरा क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। तीसरा होगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, तो आपको सर ट्राइनोमियल बताइए कितने पदीय होगा उसमें, त्रिपदीय बहुपद। अब आप बताइए त्रिपदीय जो बहुपद होगा उसमें पदों की संख्या होगी, उसमें जो पदों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहोगे सर जब ट्राइनोमियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पदों की संख्या 3 होगी। बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, बताओ भाई कितने टर्म है, आप कहो सर 3 टर्म है। अगर 3 टर्म है तो उसमें कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या होगा, तो आपको सर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद यानी त्रिपदीय की बात कर दी है, उसके बाद 4 पदीय की बात करेंगे, फिर 5 पदीय। 4 पदीय की बात करें तो पदों की संख्या कितनी होगी, 4। पहचान सकते हो आगे। 5 पदों की बात करें तो इसमें पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, पहचान जाओगे इतनी सारी बातें। ये थी बात किसकी, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी जो बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और वो भी किस किस के अकॉर्डिंग। एक तो उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, और दूसरी बात अपन कर रहे थे किसके अकॉर्डिंग, उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें हेडिंग डाल लीजिए, और अब थोड़ी सी अपनी असली कहानी की तरफ शुरुआत कर रहे हैं। असली जो कहानी है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, जो एक एग्जाम से रिलेट होती है। हेडिंग डालिए नेक्स्ट भाई, शून्यक। यानी कोई भी पोलिनोमियल है तो उसका जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, यानी उसके कहते हैं 0। शून्यक जो होते हैं, तो पहले तो मैं आपको यह समझा रहा हूं सर शून्यक होते क्या है। जो शून्यक होते हैं, और एक दूसरा टर्म और आता है मूल। हालांकि मैं दोनों के बारे में डिफरेंस भी बताऊंगा, डिफरेंस कोई ज्यादा होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करते तो आप दोनों को एक ही चीज कंसिडर करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो शून्यक क्या होता है। शून्यक होता है सर कोई भी एक बहुपद है, कोई भी एक बहुपद है, मान लेता हूं कोई बहुपद एफ एक्स है, तो जिस एक्स की जिस वैल्यू पर यह बहुपद 0 बन जाए, एक्स की जिस वैल्यू पर यह बहुपद 0 बन जाए, वो ही वैल्यू कहलाता है उसका शून्यक। अब कुछ लोगों को तो ये कहानी समझ में नहीं आई, बोले सर कौन से एफ एक्स कर दिया आपने। कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, वहां से ये कहानी समझ में आएगी। मैंने आपसे कहा कि भाई एक बहुपद है, कोई भी मान लिया एफ एक्स बराबर, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस या फिर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और -4। ठीक है, अब x की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी रखो यहां पे, ताकि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए। यानी इस x की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर इस फलन का, इस फंक्शन का, या इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए, तो जो x की वैल्यू रखोगे वो ही शून्यक होता है। जैसे यहां बताओ, अगर x बराबर 1 रख दे, तो रखो भाई x बराबर 1। चलो बताओ f1, x की वैल्यू 1 रखे तो 1 + 2
+1 और -4। बोलो 2 और 1 3 और 1 4, 4 में से 4 घटाओगे 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 0 किस पर आया, x बराबर 1 पर आया है, और x बराबर 1 पर 0 आया, तो ये क्या इसका एक शून्यक है। ये x बराबर 1 इससे बहुपद का शून्यक है। बात समझ में आई क्या? तो सीधी सीधी कहानी क्या कहें, सीधी सीधी कहानी ये कह दो कि सर कोई भी बहुपद है, कोई पॉलिनोमियल है, तो उसमें जो x की वैल्यू आएगी ना, जैसे यहां पर ये बहुपद है, किसके टर्म में है, x के टर्म में, यानी कि वेरिएबल चर जो है वो x है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी ना वही शून्यक होते हैं। क्लियर है इतनी बात? यानी जो भी वैल्यू आएगी x की वो क्या कहलाएंगे, उसके शून्यक कहलाएंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? दूसरी बात करिए कि सर एक तो शून्यक होता है और एक मूल होते हैं, एक तो शून्यक होता है और एक मूल होते हैं, दोनों का अंदर फर्क क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आगे चल के उसके बारे में पूरी कहानी ही जानेंगे। देखो भाई, अगर एक बहुपद होता है, कोई भी एक बहुपद है, जैसे मान लो x² + 2x + 3, ये क्या है, एक बहुपद है। अगर अपन इस बहुपद को बराबर 0 कर दें, अगर इस बहुपद के बराबर 0 कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाया करती है, एक समीकरण बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अगर किसी बहुपद को, अगर किसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो, अगर उसकी वैल्यू को बराबर कर दो 0 के, तो 0 के बराबर करोगे तो वो क्या कहलाएगी, एक इक्वेशन कहलाती है, समीकरण कहलाती है। क्लियर? और जब समीकरण बन जाती है तो जब अब इसमें x की वैल्यू निकालोगे उसको कहते हैं, जो x की वैल्यू आएगी उसको कहते हैं मूल, यानी कि उसके रूट्स कहते हैं। जब ये बहुपद था तो बहुपद के तो होते हैं शून्यक, और जो समीकरण बन जाती है तो समीकरण को कहते हैं मूल। समीकरण में जो x की वैल्यू आएंगी उनको कहते हैं मूल, यानी रूट्स, और यहां x की जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे शून्यक 0। बात समझ में आई? अब कुछ लोग थोड़ी देर बाद तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले सर अब करें क्या। देखो, आप एक बात बताओ, आप इतना बता दो कि सर यहां शून्यक कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर शून्यक निकालेंगे तो जब भी x की कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जिसके ऊपर इस बहुपद का मान 0 हो जाए। बोलो हाँ या ना? जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर इस बहुपद का मान 0 होगा तो वही शून्यक होंगे। तो यहां भी तो भाई साहब यही कह रहे हो कि x की जो भी वैल्यू यहां से आएगी बराबर 0 रखने से तो आएगी ना, तो बराबर 0 रखने से जो x की वैल्यू आएगी वही मूल है। तो सीधी कहानी यही कह दो ना कि सर चाहे बराबर 0 रख दो, चाहे वो फिर मूल और चाहे शून्य को, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। हालांकि दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बता चुका हूं, लेकिन एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि बता भाई मूल है कि शून्यक है, बता इसका डिफरेंस लिखो 4 लाइनों में एक्सप्लेन करो, ये तो नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको ये बोलेगा मूल बताओ या फिर बोलेगा शून्यक बताओ। शून्यक पूछेगा तो क्या करोगे आप, बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लोगे। तो भाई साहब यहां भी तो यही करेंगे। तो फिर चाहे मूल बोले चाहे शून्यक बोले, दोनों का मतलब एक ही समझो आप कि सर दोनों में बस x की वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन में से, इस बहुपद में या फिर इस समीकरण में से x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो ही शून्यक है, वो ही मूल है। कहानी खत्म। ये ध्यान रखो आप। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? अभी हालांकि कई जगह मिलेंगे आपको शून्यक और मूल के नाम, बस आप तो इतना ही ध्यान रखना और कुछ एक्स्ट्रा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर किसी को चाहिए कि सर नहीं मुझे तो पूरा जानना है, तो पूरा का पूरा ये बता चुका हूं। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट आते हैं। ये तो हो गई बात किसकी, शून्यक की, यानी कि उसके समीकरण अगर है तो उसके रूट्स की बात हो चुकी है। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पे ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए अब शून्यकों की संख्या। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए शून्यकों की संख्या। नेक्स्ट हेडिंग डालिए शून्यकों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। अब आप कहो सर अगर मैं यहां पर ये कह दूं, मतलब एक एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूं ना, कि अगर आप ये कह दो सर मूलों की संख्या, तो क्या फर्क पड़े? तो कोई फर्क नहीं है। यहां अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना कि बेसिक डिफरेंस बता चुका हूं, लेकिन शून्यक बोले और मूल बोले आप तो समझो सर दोनों बराबर है, आप तो समझो सर दोनों का मतलब एक है। क्लियर? देखो कि सर शून्यकों की संख्या पूछा है, यानी मूलों की संख्या पूछा है, एक तरह से कि पता करना हो कि कितने मूल हैं इसके, कितने शून्यक है। तो आप कहोगे कि सर जो शून्यकों की संख्या होगी, जो शून्यकों की संख्या होगी उसको मैं बार बार नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं।
जो शून्यकों की संख्या होगी वो उतनी ही होगी जितनी उसकी डिग्री है। शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी उसकी डिग्री है, जितनी उसकी घात है, या फिर जितनी उसकी कोटि है। बोल लो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? यानी जितनी, कोई भी बहुपद ले लो आप, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो भाई, आप बताओ, ये एक इक्वेशन लिख दिया, एक पोलिनोमियल लिख दिया मैंने, मतलब ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपसे पूछा है बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे ही शून्यकों की संख्या पूछा ना, तो आपके माइंड में घूमेगा डिग्री। डिग्री वो नहीं, वो घूमने वाला डिग्री नहीं बात कर रहा मैं, ये कोटि की बात कर रहा हूं मैं। यहां आपके माइंड में आएगा सर डिग्री की बात कर रहे हैं, कोटि की बात कर रहे हैं। कोटि क्या होगी? जितनी हाईएस्ट पावर होती है, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री 3 होगी। और डिग्री 3 है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 3। बोलो हाँ या ना। अब किसी के माइंड में आया, बोल सर जब आप ये इतना कह रहे हो तो फिर उस पे क्यों जाए, फिर तो मैं सीधा ये कह दूंगा कि सर शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बोले सर जितनी मैक्सिमम पावर हो ना उतनी शून्यक होंगे उसमें। जितनी मैक्सिमम पावर हो किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर हो उतने ही शून्यक होंगे। भाड़ में जाए अपनी सारी बातें, पता चल जाएगा अपने सीधी बात क्या कि सर डिग्री भी तो वही होती है, तो इसलिए तो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो डिग्री के बराबर कह रहा हूं। लेकिन जब डायरेक्टली कहें तो यही कह दो ना कि सर शून्यक होंगे ना, वो मैक्सिमम पावर देख लो उतने ही शून्यक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ भाई, ये एक इक्वेशन है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस 3 2x प्लस 3। बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अब आप कहोगे सर मुझे तो शून्यक पूछा है ना, मुझे तो शून्यक पूछा है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? जो मैक्सिमम पावर है वही शून्यक है। तो आपको सर मैक्सिमम पावर बोलो कितनी है? 4। तो शून्यकों की संख्या 4। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? अब आप समझ चुके हैं तो अगर बता दो x की घात 8 प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आपको सर मैक्सिमम पावर 8 है तो शून्यकों की संख्या 8 होगी। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 8। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हो। बताओ x की घात 3 तो लिख ही दिए हैं पहले से। आप बताओ एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं तो आप बताना तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आप कहो सर इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो आप इतना देख लो कि सर जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही शून्यक होते हैं या फिर उसके मूल होते हैं। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक की बातें सारी? अब बात करते हैं सर जो शून्यक जो आप कह रहे हो कि सर यहां 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, ये कौन से होंगे? तो भाई ये जो शून्यक है ना, ये वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। वास्तविक एंड काल्पनिक, यानी कि यहां ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि अगर ये इक्वेशन मिल गई तो ये 4 मूल मिलेंगे, 4 इसके शून्यक मिलेंगे जो सारे वास्तविक होंगे। नहीं, हो सकता है इसमें 2 वास्तविक और 2 काल्पनिक हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी वास्तविक का मतलब है सर या तो रियल या फिर इमेजनरी, यानी कि इमेजनरी और रियल दोनों मिलेंगे। यानी जो भी अपने शून्यक होंगे वो इमेजनरी और रियल नंबर जरूर मिलेंगे। ये राइटिंग पहचान में आ जाएगी ना भाई? चलो दोबारा लिख देता हूं अगर नहीं दिक्कत हो तो ठीक है। ये लिख दिया भाई इमेजनरी और रियल, यानी कि रियल और अगर इमेजनरी कोई सी भी हो सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? शून्यक की बात कर रहा हूं, मूल की बात कर रहा हूं। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? अब देखो आप शून्यक पहचान चुके हो क्या कि सर जो इक्वेशन, जैसे मान लो कोई इक्वेशन x के रूप में है, अगर वो इक्वेशन x के रूप में है, अगर वो इक्वेशन x के रूप में, तो जो x की वैल्यू आएगी वही उसके शून्यक होंगे, यानी कि मूल होंगे। बोलो होंगे कि नहीं? तो फिर आप बता दो मेरे को, यहां से मैं एक एग्जांपल के तौर पे पूछ रहा हूं आपसे कि अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा गौर करना भाई आप एक बार, 7x प्लस 10 से बराबर 0 है। ये इक्वेशन लिख दिया, फिर बहुपद, या फिर चलो इक्वेशन ही बोल देता हूं इसको, ठीक है। ये इक्वेशन है क्योंकि ये तो पता चल गया सर बहुपद को 0 के बराबर कर दो, वो इक्वेशन होती है, समीकरण होती है। तो ये समीकरण और बहुपद में अब आपको डिफरेंस पता चल चुका है। तो आपके माइंड में जैसे मैं बहुपद बोलो या समीकरण बोलो तो दोनों का मतलब एक ही आना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही बैठना चाहिए कि सर बराबर 0 कर दिया ये लो, ठीक है। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, थोड़ा गौर से समझना इस बात को।
मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप इतना बता दो कि x बराबर -5 ये इसका शून्यक है या नहीं। आप कहो सर ये तो मुसीबत में डाल दी है। फिर कुछ देर बाद सोचे, अच्छा शून्य की बात कर रहे हो, अरे ये तो वही है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि सर शून्य पता करना है तो शून्य यानी कि मूल। तो भाई आप कहोगे सर अगर इसको चेक करना है कि ये इसका मूल है या नहीं, तो फिर इसको उठा के रख दो। इसमें किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो हम तो सकते हैं कि सर फिर तो ये इसका शून्यक है। बोलो होगा कि नहीं? या फिर उसका मूल है? तो आप, मैंने पूछा है x बराबर -5, बोलो इसका मूल है कि नहीं? बोले सर बस 1 सेकंड रुक जाओ, ये बताता हूं। फिर मैंने कहा बताओ, तो आप कहोगे सर x बराबर -5 रख दो। बोलो हाँ या ना। जब -5 रखे तो बोलो भाई -5 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर प्लस का 25। बोलो होगा कि नहीं? जब यहां -5 रख दे तो बोलो भाई -5 और गुणा 7 करेंगे तो कितना मिलेगा? -35। और भाई प्लस में है 10। अब आप बताओ जब इसको सोल्व करें तो 25 और 10 से 35, और क्या ये -35? बोलो भाई 0 हुआ कि नहीं? और 0 ही चाहिए, और ये 0 हो चुका है। अगर 0 हो चुका है तो अब आपका जवाब होगा कि सर हां बिल्कुल ये शून्यक है, बिल्कुल ये शून्यक है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अच्छा, अब इसी से मैं एक बात और बताता हूं। कभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो कभी पूछ ले कि बताओ इस समीकरण को सोल्व करो और x की वैल्यू बताओ। ऑप्शन दे दिया -5 -2, ऑप्शन दे दिया 2 3 3 2 1 4, ये ऑप्शन दे दिया। अब आप एक तो इसको तरीका तो ये है कि सोल्व करो। अभी सोल्व कैसे करते हैं वो तुम आगे समझाऊंगा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उससे पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको इसको सोल्व करने के लिए कहता तो आप हमेशा क्या करो, पहली प्रायोरिटी आपकी ये हो कि या तो आप फैक्टर वाली जो बात आएगी ना, मैं आगे समझाऊंगा हालांकि उसको फैक्टर वाली बात से, या फिर एक ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन उठाओ कि सर इसमें सोल्व करके पूछा है तो इसका मतलब x की वैल्यू पूछा है, तो एक तो x की वैल्यू -5 और एक -2, ये दोनों वैल्यू रखो इसमें। एक बार तो -5 रखो और एक बार -2 रखो, दोनों पे 0 के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों में ही 0 के बराबर आ रहा है तो आंसर यही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अगर इस पे आ रहा है तो आंसर ये हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले पे चले जाओ। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि आप इसको सोल्व करने के बजाय आप ऑप्शन से वैल्यू उठा के भी रख सकते हो। ठीक है, हालांकि सोल्व वगैरह कैसे करते हैं वो अपन अभी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना थोड़ी देर बाद, उसमें मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगा कि इनको सोल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, पूरा अपन मतलब एक तरह से समझो, मैं सिखाऊंगा आपको सारी बातें वो। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं उसके लिए तुम आपके लिए एक अलग से 20-30 क्वेश्चन जितने भी होंगे, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, उसके लिए एक वर्कआउट प्रॉब्लम की क्लास लगाऊंगा भाई उसमें। उसमें तो सिर्फ एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेंगे जो शुरुआत से लेकर के पूरे टॉपिक के होंगे, तो उसमें तो मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा। अब तो मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा हूं, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको एक तरह सिखा रहा हूं और आपको इसको सीखना है, आपको इसको सीखना है पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट। फिर उसका जो वर्कआउट प्रॉब्लम होगी उसमें अपन इन बातों को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को एग्जाम के अकॉर्डिंग करने का। ठीक है, हालांकि यहां पर भी अपन इन बातों को देखेंगे कि सर इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो क्या करें। क्लियर है इतनी बात? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है भाई, ये क्वेश्चन है, देखो ये इसी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां डाला हुआ है। क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक बहुपद है और इस बहुपद का एक मूल 1/√3 है, एक मूल 1/√3 है, तो बहुपद के परिमेय मूल बताओ। अब देखो इसमें x की अधिकतम पावर कितनी है? 4। अगर पावर 4 है तो आपके मन में आएगा बोले सर पावर अगर 4 है तो इसके मूल तो 4 होनी चाहिए फिर तो, लेकिन इसने एक तो दिया 2 पूछे, वो चौथा कहां गया, फोर्थ कहां गया? तो अपने को उससे मतलब नहीं है, हो सकता है फोर्थ काल्पनिक को जो नहीं लिया हो इसने, इमेजिनरी रहा हो उसमें, तो अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को तो उससे मतलब है कि सर क्वेश्चन पूछा क्या है। ये हो सकता है फोर्थ मूल्य जो काल्पनिक हो तो उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि कई बार नहीं होता कि भाई x एप्सिलॉन 2r, यानी इसका मतलब सर x की जो वैल्यू आएगी रियल नंबर ही होगी, काल्पनिक नहीं होगी, तो हटा दो। मूलों की संख्या तो 4 है लेकिन उसमें काल्पनिक को नहीं लेना, तो रियल ही लेना है, तो कम हो जाएंगे वो। बात समझ में क्या कह रहा हूं? अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तरीके से करो तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, तरीके से हालांकि पूरा नहीं कर रहे अपन, एक एग्जाम के अकॉर्डिंग बात बताता हूं।
भाई इसका एक मूल 1/√3 है। मूल का मतलब क्या है? तो आपको सर मूल का मतलब होता है x की वैल्यू। बोलो होता है कि नहीं? इस समीकरण से हल करो तो x की वैल्यू 4 वैल्यू मिलेंगी। बोलो हाँ या ना? क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है, x की वैल्यू पावर 4 है तो x की 4 वैल्यू मिलेंगी, जिसके मूल 4 होंगे। और मूल कौन से होंगे? जो x की वैल्यू आएगी, जिसमें एक मूल 1/√3 है। तो क्या ये x की वैल्यू ही है क्या? जब आप इसको इधर लेके आते हो तो ये x - 1/√3 बराबर 0 बनता है। जब इसको सोल्व करोगे तो √3 - 1 बराबर 0। अब क्या करो, ये इसका एक फैक्टर बन चुका है तो इसमें इसका भाग करो, यानी √3x - 1 का भाग इसमें करो। जब इसमें भाग करोगे तो यहां x1 है, वहां 4 है, तो एक मिलेगी क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। और उस क्यूबिक इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो उसके 3 मूल मिलेंगे, जिसमें से 2 परिमेय होंगे, एक कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो जो परिमेय मूल होगा वो क्वेश्चन पूछा तो वो ये फिर मिलेंगे आपको इनमें से कोई ऑप्शन। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तो कहानी समझ में ही नहीं आ रही होगी कि सर ये क्या क्या कर दिया, क्या भाग देने के लिए कह दिया, क्या कुछ कर दिया। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था, लेकिन आपको नहीं करना उस पैटर्न से, ना तो एग्जाम में करना भाई। आपको देखो, आपको जब पता है ना तो फिर उस बात को ही आप इंप्लीमेंट करिए। देखो क्यों? क्योंकि आपको पता है सर एग्जाम के अंदर जब नंबर देता है तो वो आपको उसके तरीके के नंबर नहीं देता कि भाई ठीक है कि 4 लाइन लिखा है, बोलो सर 4 लाइन के 4 नंबर है, बोलो 1 लाइन मिस कर दिया गलती से, बोलो सर 2 नंबर तो आ ही जाएंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं। यहां तो वही यही बोलो सर आंसर टिक करो तो पूरा नंबर, अगर टिक ना करो तो सारे नंबर कटेंगे। सारी बात वही है, यानी यहां ऐसा नहीं है बोलो सर सीक्वेंस के अक्षांश से करें या फिर अपन उसी के अकॉर्डिंग करें तो आंसर मिले या फिर उसका नंबर मिले। देखो यहां से गौर करना कि सर एक बहुपद है, बहुपद कितना है तो मैं इधर लिख देता हूं इससे फंक्शन को कि सर f(x) बराबर है 3x की घात 4 माइनस 15x3 प्लस 17x², और प्लस में है 5x - 6। बोलो हाँ। अब ये कह रहा है इसका एक मूल 1/√3 है, होगा? अपने को क्या है? अपने को तो ये पूछा है कि जो परिमेय मूल है ना वो बताओ। अब ये होगा है तो है, अपने को बाकी के मूल पता करने हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि सर ये आंसर 3 और 2 हुआ तो आप कहोगे सर अगर मूल 3 और 2 हुआ तो ये जब 3 रखूंगा x की जगह तो x की जगह 3 रख दूं, मान लो सपोज करो कि इसका मूल यही आंसर है, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके माइंड में क्या आएगा? तो आप कहोगे सर अगर इसके मूल ये है तो फिर x के मान 3 और 2 दोनों होंगे। तो फिर जब x बराबर 3 इस समीकरण में रख दो, इस बहुपद में रख दो इस x बराबर 3 को, तो जब 3 रखोगे तो ये बहुपद किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। जब भी ये शून्यक होगा, जब भी इसका मूल होगा, वरना नहीं होगा। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? शून्यक वाली जो कहानी शुरुआत की थी ना, जहां मूल और शून्यक के बारे में बता रहा था, वहां से यही कहानी सीख रहे थे अपन कि सर जो भी अगर ये शून्यक या मूल जो भी है कि सर ये मूल है, अगर ये मूल यहां x की जगह रख दो तो ये जो बहुपद है किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आता है तो ये मूल है, वरना नहीं है। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन उठाओ भाई, 3 को चेक कर रहे हैं पहले। तो आपको सर एक काम करो, x बराबर 3 रखो। जब x बराबर 3 रख दे और अगर ये 0 आ जाए ना तो वो उसका मूल होगा, वरना नहीं होगा। चलो रख देते हैं। x बराबर 3 रखते तो थोड़ा सा गौर करना कैलकुलेशन पे भाई। 3 यहां रखे तो 3 की पावर 4 है, बोलो है कि नहीं? 3 की पावर 4 के लिए आपको सर 3 को 4 बार गुणा करना। 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 9 81, और साथ में 3 और बैठा है, ये लो भाई। यानी 81 को फिर 3 से गुणा करना है तो 8 3 24 और 3 एकम 3। बोलो हाँ या ना? यानी कि जब 3 गुणा x की जगह 3 की घात 4 रखोगे तो 3 की घात 4 का मतलब है सर 3 को 4 बार गुणा करना। तो जब इन सबको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 243। ठीक है, आगे बढ़ो। माइनस x की वैल्यू 3 है, 3 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा? तो आपको सर 3 गुणा 3 9 गुणा 3 27। बोला आएगा कि नहीं? और वैसे भी आपको कम से कम 4-5 घात तक तो छोटी वैल्यू है ना, जैसे 2 की घात 5, 2 की घात 8, 2 की घात 9, ऐसी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जब टाइम वगैरह निकालना होता है जिसमें पावर याद रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। वही बातें यहाँ है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज की पावर थोड़ा डायरेक्टली याद भी रहे। 3 की पावर 3 कितना होगा? आपको सर 27।
27 को किससे गुणा करना है? 1500। अलग कर लो भाई 15 को, पहले 15 को 20 से करो, 15 दूनी 30, 300, और 15 को 7 से करो 105, 300 और 105 बोलो कितना आएगा? 405। बोलो हाँ यार भाई। x की पावर 3 कितना होगा? 27। इसको 15 से गुणा करना है ना, इस 27 को कर दिया 20 और 7, 20 से कर लिया पहले 15 को 300, और 7 से करोगे 15 7 105, 300 और 105 कितना? 405। चलो यहां देखो 3 का स्क्वायर करो भाई, कितना आएगा आपको सर? 3 का स्क्वायर 9, 9 को कर दो 17 से, बताओ कितना आएगा? 9 से 15 153। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ यहां तक? अलग अलग कर लो भैया, तो पहाड़ा है याद तो ठीक है, 17 9 153 नहीं है तो अलग अलग कर लो। 9 को पहले 10 से कर लो, 9 गुना 10 से 90, फिर 9 को 7 से कर लो 63, 90 में 63 जोड़ो कितना आएगा? 153, प्लस 3 रखो, 3 गुना 5 15, और भाई माइनस में है 6। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं भाई, ये 0 के बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो मूल है, नहीं तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं। बोले सर आना ही चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं आता है तो अगले ऑप्शन पे चले जाएंगे। चलो देखो, चलो प्लस वाले कितना है भाई? 253, तो ये है 243, 153 और 15। चलो बताओ कितना हो जाएगा? तो ये मिल जाएगा भाई 243, 153 और 15, तो आप 3 3 6 5 11, तो ये मिलेगा 5 1 6 4 10 से, और 2 1 3 1 411, यानी 243 प्लस का ये है, 153 प्लस का ये है, 15 प्लस का ये, तो प्लस वाले को एक तरफ कर लिया। तो भाई 243 और 153 को अलग ऐड कर लो और 15 को अलग कर लो, जैसे मर्जी है वैसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो क्लियर है यहां तक? जैसे 3 और 3 6 और 5 11, उसके बाद 4 5 9 1 10, फिर 1 बच गया 11, फिर 1 बच गया, तो 2 1 3 1 4। अब माइनस वाला देखो, माइनस वाला एक तो 405 है और एक माइनस का 6 है। बोलो है कि नहीं? अब आप बताओ माइनस 405 और माइनस का 6, क्या माइनस का 411 होगा या नहीं? आपको सर होगा। और जब 411 में से 411 घटाओगे तो क्या ये 0 होगा या नहीं? तो आपको सर 0 भी होगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब 0 आ चुका है। तो क्या आप इस बात पे श्योर हो कि सर x का वैल्यू 1, ये जो 3 आया है ये सही है, यानी इसका एक मूल तो 3 है। इस बात पे श्योर हो? आपको सर बिल्कुल श्योर है। क्यों श्योर है? क्योंकि x की वैल्यू 3 रखा तो ये 0 के बराबर आ चुका है। अगर ऐसा होता कि ये 3 पर 0 नहीं आता, तो फिर आप कहते सर ये 3 है, यहां भी 3 है, तो ये 2 ऑप्शन खत्म। अगर ऐसा होता कि ये 0 नहीं आता तो, लेकिन अब 0 आ चुका है, तो इसका मतलब एक बात श्योर है सर, एक तो 3 तो आएगा ही आएगा। चलो दूसरा और चेक कर लेते हैं, किसको? 2 को और चेक कर ले। चलो 2 को और चेक कर लेते हैं। अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई यहां से ना, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं अपन। पहले यहां से अपन बात करें तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से भाई, यहां से अगर x बराबर 2 के लिए बात कर लेते हैं, x बराबर 2 क्या होगा? तो भाई x बराबर 2 के लिए अगर बात करें तो x बराबर 2 रख दे इसमें, समीकरण में रखो भाई। जब x बराबर 2 रखे तो f2 कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर f2, यहां 2 रख दो। 2 रखे तो बताओ भाई 2 की घात 4 करें, 2 की घात 4 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 की घात 4 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 16। बोलो हाँ या ना? 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16, 2 की घात 4 16, 16 गुणा 3, बोलो आप कहोगे सर 48। 16 गुणा 3 कितना? 48। यहां बताओ 2 की घात 3 कर दे, 2 की घात 3 करोगे कितना आएगा? आपको सर 2 की घात 3 8, 8 गुणा 15, बोलो 15 अंठे 120। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद बताओ यहां 2 रखे, 2 का पावर 2 कितना होगा? 4, 4 गुणा 17, 17 चौके 68। बोलो हाँ या ना? यहां 2 रखो, 2 गुणा 5 10 से, और भाई माइनस में 6। बोलो हाँ या ना? चेक करते हैं कि सर 0 आता है कि नहीं। आप बताओ भाई प्लस वाले कितने हैं? प्लस वाला 68 है, 10 और ये 48 है। बोलो भाई 68 और 10 से 78, 78 में 48 जोड़ दो। पहले तो 70 में 40 जोड़ लो भाई, कितना? 110 से 8 8 16 और जोड़ लो, 110 में 16 जोड़ो, कितना? 126। बोलो हाँ यार। और बचा क्या? माइनस का 120 और माइनस 6, माइनस 126। अब आप बताओ जब घटाओगे तो क्या ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको सर 126 में 126 घटाओ, 0 बनेगा। तो क्या ये इस बात पे सेटिस्फाई है? तो बताओ अगर ये 0 बन रहा है तो फिर ये श्योर है कि सर ये भी इसका एक मूल है। बोलो हाँ या ना?
तो क्या ये इसका एक मूल है? बिल्कुल है। तो बताओ इसके जो दो मूल हैं बच्चे कौन कौन से? 3 और 2। 3 और 2 दोनों ही सेटिस्फाई है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? ये बात अपने को सीखनी एक तरह से, अपनी पूरी की पूरी इसलिए पूरा डिटेल में जान रहे थे। आपको जब एग्जाम में मिले क्वेश्चन तो क्या करना? देखो मान लो सपोज करो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, तो आपको जब एग्जाम में मिलता है तो आप सीधी सीधी एक बात देखो कि सर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहा है तो आपके पास सारी कहानी तो लिखी हुई है, आपके पास सारी कहानी यानी कि जो फंक्शन था वो तो लिखा हुआ है। तो सीधा x की वैल्यू 3 यहीं रख दो और यहीं सोल्व कर लो इसको। यहीं रख करके देखो कि क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब 3 तो सही है। और अगर ऐसा होता कि 3 नहीं होता तो फिर ये दो ऑप्शन एक साथ खत्म होते, दो ऑप्शन ये और ये दोनों एक साथ खत्म हो जाते। फिर आप -3 को चेक नहीं करते, फिर आप 2 को चेक कर लेते, और फिर 2 को चेक करते तो जाहिर सी बात थी अगर 2 होता तो ये आंसर आता, नहीं होता तो फिर ये होता, तो फिर एक से ही काम हो जाता अपना। क्लियर है इतनी बात? पहचान जाओगे। ये था भाई अपने किसके बारे में? शून्यक के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट